बच्चों हमने ये सर्कुलर कॉइल, स्ट्रेट वायर्स, इन सब का हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, कई ढेर सारे हमने क्वेश्चंस भी किए, है ना। और इनके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, किसी का मिस हुआ हो तो वो देख सकता है, ठीक है। ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल, इसका तो हमने मिस नहीं किया एक भी, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल, स्ट्रेट वायर, इसके बाद अब हमारा एक नया पार्ट शुरू होता है। जैसे कि अब हमने मैग्नेटिक फील्ड कुछ अनडिफाइंड थिंग्स के निकालने हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आता है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ देखते हैं हम लोग क्या होता है, कैसे होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज सिमिलर लाइक टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में गॉस लॉ से हम कई चीजों का निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ से हम कई भी अनडिफाइंड थिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो समझना एम्पियर सर्किटल लॉ में होता क्या है, हमें ये बात ध्यान से समझनी है कि भाई इन्होंने ये बोला कि मान लो कोई वायर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो पहले इन्होंने बताया जैसे ये ढेर सारे लॉन्ग वायर्स है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ये करेंट्स है। लॉन्ग वायर समझते हो कैसे है, ये इस तरह से रखे हुए, इस तरह से, ऐसे की जगह ऐसे है। अब मान लो हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट इट बी आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस सारे सिस्टम की वजह से। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लेते हुए क्लोज सर्कल बना लेना है। सर्कल, जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लगाना था उसको लेते हुए हमने सर्कुलर पार्ट डिवाइड कर लिया। अब इन्होंने बोला, स्टेटमेंट सुनना इनकी, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब बी डॉट डी एल, वहां सरफेस इंटीग्रल था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ई डॉट ए होता था एरिया, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का मतलब है ई डॉट एल, बी डॉट एल, और क्लोज है इसलिए हमने ये वाला सिंबल लगाया। क्लोज इंटीग्रेशन इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, वहां पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता था, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन। बोला कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय लूप। आई इन का मतलब जैसे वहां पे क्यू इन था, वैसे यहाँ पे आई इन है, मतलब करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप, दैट इज कॉल्ड आई इन बोलते हैं। बहुत ध्यान समझना ये है। तो स्टेटमेंट क्या रहा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। अब लाइन इंटीग्रल वगैरह देखो कैसे निकालता हूं, लेट इट बी इट्स रेडियस इज आर, लूप हमने कंसीडर किया, इसका रेडियस आर है, और इन वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन देखिए तो ऐसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर होगा या ऐसे होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स ऐसे रखे हुए हैं, तो करंट ऐसे आएगा तो ऊपर की तरफ होगा, करंट अंदर जा रहा होगा तो नीचे की तरफ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के अलोंग मान लेता हूं। तो यहाँ पर मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इसको हटा दो, I3 यहाँ रहा, ये रहा बी, और इसका डीएल एलिमेंट जो होगा वो भी इधर की तरफ होगा, दैट इज डीएल, उस लाइन का छोटा सा हिस्सा, और बी और डीएल के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट पे होगा, डीएल भी ऐसा होगा, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जैसे कहीं पर भी ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने, ये रहा आपका डीएल वेक्टर, और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे तो टेंजेंशियली ही होगा इधर की तरफ, दैट इज बी, तो बी डॉट डीएल। अब देखना बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल बी डीएल लिख देंगे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, क्योंकि डीएल और बी के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस थीटा कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बी डीएल बच गया।
दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब आई इन क्या होता है, जो लूप हमने चूज किया उसके अंदर कितना करंट है। तो कौन कौन से वायर से, देखो ये तो बाहर आ गया, ये वाले 1 2 3 4 बचा। तो I1 और I7 सेम डायरेक्शन में, I2 I4 इनवर्ड है, तो इसको ऐसे लिखूंगा आई इन, देखना I1 प्लस I7 माइनस I2 माइनस I4, ये हमने करंट लिया बच्चों। तो जो आगे के डायरेक्शन तो उसको प्लस ले लिया, तो जो इनसाइड थे करंट उनको माइनस ले लिया। सारे बाहर की तरफ होते हैं तो प्लस, और ये लेना नहीं है क्योंकि दीज आर आउटसाइड द लूप। हमने एम्पियर्स लूप के अंदर जितने वायर्स हैं वही लेने होते हैं, वही करंट हमको लेना होता है। तो ये आपका रहा इक्वेशन। अब बी डॉट डीएल में से बी तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बी थ्रू आउट सेम रहता है, आपको पता ही है। डिस्टेंस बढ़ाओगे घटाओगे तो भी चेंज होगा। बी आ जाएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल दैट इज म्यू नॉट I1 प्लस I7 माइनस I2 माइनस I4, ये I7 है। अब डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, डीएल को इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है कि ओपन इंटीग्रेशन मतलब यहां से यहां तक जाना होता है, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है एक पॉइंट से शुरू करके घूम फिर के वापस उसी पॉइंट तक आना होता है, एक क्लोज लूप बनाना होता है, क्लोज लूप दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रल। तो डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा ये लूप घूम के आएगा, तो कितना बन जाएगा डीएल इंटीग्रेशन में 2 पाई आर, क्योंकि मैंने रेडियस बता दिया है कि आर है, दैट इज डी 2 पाई आर दैट इज म्यू नॉट, और ये आई इन सारा लिख दोगे यहाँ पर, और ये 2 पाई आर नीचे भेज दोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और इसके डेरिवेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसके डेरिवेशन भी मैं करवाऊंगा, इसके यहीं पे खत्म करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन क्वेश्चंस बहुत कम है, डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो समझ में आया एम्पियर सर्किट लॉ, अभी एक दो एग्जांपल्स और समझ में आएगा। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब इसका फर्स्ट थिंग मैं करवाने जा रहा हूं एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है, इसकी वजह से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और बाय यूजिंग, एग्जाम में आ जाएगा, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ, इसकी वजह से यहाँ पे बता, ठीक। लॉन्ग वायर को तो ऐसे भी बना सकते हो, दूसरा तरीका बनाने का मैं दूसरे वाले तरीके से बताऊंगा, उससे आसान समझ में आएगा। तो आई एम टेकिंग लॉन्ग वायर लाइक दिस, ये है लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, इस वायर से डी डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। लॉन्ग वायर याद है ना, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, इस तरह का सर्कल से दिखेगा छोटा सा, ऐसे था तो पूरा वायर दिखता था, ऐसे एक सर्कल दिखेगा। डॉट का मतलब करंट इज कमिंग आउटसाइड, क्रॉस बना दिया तो करंट इज गोइंग इनसाइड, इतना तो पता है सब लोगों को। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस वायर की वजह से, तो इसको क्लोज करते एक लूप बना ले वही सर्कुलर, क्योंकि इसके सिमेट्रिकल तो सर्कल ही बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझ जाना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताना था, डीएल ले लिया मैंने, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फास्ट। करंट बाहर, पॉइंट यहाँ पर, तो किधर आएगा, ऐसे होगा टेंजेंशियल, डीएल भी ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, ओके। तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया पहले तो, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई। अगला स्टेप, बी डॉट डीएल का क्या बन जाएगा, बी डीएल, क्योंकि डीएल और बी के बीच का एंगल कितना भी चाहो तो यहाँ पर वेक्टर भी लगा दो, अगर ज्यादा वो हो रहा है तो, है ना। अब क्या हुआ इधर, म्यू नॉट आई इन, बताओ इस लूप के अंदर कितना करंट है, व्हाट इज द करंट इनसाइड दिस लूप, दैट इज आई। यही तो है, एक ही वायर, तो वहां पर जैसे 3 4 थे, I1 I2 I7 I4 सब लिया था, यहाँ पे एक ही है क्योंकि एक ही वायर की वजह से हमने कैलकुलेट करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ आई, म्यू नॉट आई। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक?
अब इस वायर से डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो थ्रू आउट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो बी बाहर आ गया, अंदर बचा डीएल दैट इज म्यू नॉट आई, बी रह गया, डीएल को इंडिकेट करूं पूरे लूप को कवर कर देगा क्लोज इंडिकेशन, तो डीएल इंडिकेट हो गया, क्या बनेगा बच्चों 2 पाई आर, आर की जगह पे क्या होगा बी म्यू नॉट आई, बी इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये फॉर्मूला आया। अब आप बोलोगे वहां तो सब कुछ और होता था, वो यही तो होता था यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी, ये कहूंगा 2 से 2 काट दो, यही तो आ गया, काटने के बाद तो वही रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर लॉन्ग वायर। देख लो एक बार सब लोग, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है। अब देखना कहानी अब शुरू होती है, चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास अभी हमने वैसे टाइम भी कहीं ओवर ना हो जाए तो खैर दोबारा मीटिंग में आना है, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा और पोर्शंस करवाना है मेरे को। तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव यस थिक वायर। थिन वायर का मतलब है कि जिसका क्रॉस सेक्शन को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। थिक वायर थोड़ी मोटी सी वायर, इस तरह की वायर ले लो, ये ऐसा ठीक है। करंट इसमें एक जगह से नहीं आएगा, ये इसका एक्सिस रहा वायर का, करंट हर पॉइंट से बाहर आ रहा होगा, जैसे मोटी सी पाइप नहीं होती पानी की, ये करंट आ रहा है हर जगह, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। ये वायर का रेडियस है, थिकनेस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, और हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का ही देखेंगे, इसकी वजह से क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे होगा। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, थिक वायर है तो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पूरा करंट हर जगह से आ रहा है इस तरह से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। अभी पहले मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर की बात करूंगा। तो थिक वायर क्लियर हो गया सबको। थिन वायर जिसका कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होता, थिक वायर इट हैज इट्स रेडियस, तो बोल देंगे कि वायर हैविंग रेडियस आर, कॉइल नहीं बोला, वायर बोला, स्ट्रेट वायर हैविंग रेडियस आर, क्रॉस सेक्शन वर्ड नहीं बोलते, समझ जाना। स्ट्रेट वायर बोले रेडियस आर बोल रहे, मतलब कि वो इस तरह की थिक वायर जिसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस गिवन है, न कि वो सर्कुलर कॉइल का रेडियस दिया हुआ है। तो ज्यादातर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, उसको सर्कुलर कॉइल समझ के सॉल्व कर देते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को है। तो इसको मैं इस तरह वाला बनाता हूं क्योंकि उस वाले हमें समझना आसान होता है। So I have got this thick wire, ओके, जिसका रेडियस ले लेता हूं कैपिटल आर, और ये इसका एक्सिस है, और इसके हर एक पॉइंट से करंट आ रहा है। तो इसमें एक डॉट नहीं बना रहा हूं मैं, कई सारे डॉट्स बना रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा तो करंट इज यूनिफॉर्मली कमिंग आउट फ्रॉम द वायर, और करंट है आई लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो ये रहा। कई बार करंट डेंसिटी दे देंगे तो करंट निकालना है, तो करंट डेंसिटी से करंट कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू एरिया, जो डेंसिटी दिया होगा, एरिया कितना इसका क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो उससे भी निकाल सकते हो। I इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इज कॉल्ड डेंसिटी, क्योंकि एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एरिया वाला, तो करंट सिग्मा इंटू दिस, तो ये करंट डेंसिटी रहा। अब इस थिक वायर के सेंटर से आर डिस्टेंस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इस थिक वायर के सेंटर से आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर। करना क्या हमने, हमारा तो एक ही मकसद है, बस इसको क्लोज कर दो। ठीक है,
अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर से वही डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी वायर तो ऐसे ही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम इधर ही होगा। अब देखो फटाफट लिखूंगा स्टेप, रट जाएंगे आपको स्टेप थोड़ी देर में। पहले लिखूंगा बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, दिस इज योर स्टेटमेंट। फिर मैं लिखूंगा अगला स्टेप बी डीएल म्यू नॉट, लूप के अंदर करंट कितना है तो सिर्फ पूरी की पूरी वायर लूप के अंदर ही है, तो करंट कितना है, आई हो गया। बी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीएल म्यू नॉट आई। समझ में आ रहा है सबको? डीएल इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना है 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर दैट इज म्यू नॉट आई। बी आ गया आपका बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, वही 2 आई बाई डी वाला फॉर्मूला। यानी कि थिन वायर हो चाहे थिक वायर हो, अगर आउटसाइड निकालने की कोशिश करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। ठीक, ये थिक वायर का। तो सेंटर से डिस्टेंस लेना है, सेंटर से डिस्टेंस है, चाहे डी ले लो, डी ले लेते तो म्यू 2 आई बाई डी, फॉर्मूला इज सेम फॉर आउटसाइड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस पे निकालना चाहता, ये पॉइंट कहां पर आया, आउटसाइड, आउट। ऑन सरफेस अगर निकालना चाहूं बच्चों यहां पर, तो यहीं पे अगर मैं लूप बनाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करने जा रहा हूं, आर की जगह पे क्या आ जाएगा सर, कैपिटल आर आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई कैपिटल आर। ये रहा सरफेस पे, आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर, थिक वायर है जैसे मान लो आउटसाइड निकालना है, तो आर को कम करते करते सरफेस पे लाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। तो ये रहा थिक वायर के आउटसाइड से लेके सरफेस तक का, यही फॉर्मूला याद रखो, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, आउटसाइड से सरफेस तक। सरफेस के लिए सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो एक टाइम से याद रख लो कि सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है, आउटसाइड से लेके सरफेस तक। सरफेस पे आ जाओगे तो वही डिस्टेंस रेडियस बन जाता है, सेंटर से डिस्टेंस लेना है। अब देखना अगला पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब मैं सेकेंड मीटिंग भी वो करना है रिकॉर्ड। देखिए अब देखिए ये थिक वायर है, थोड़ा ज्यादा थिक बना दिया क्योंकि इसके अंदर पहुंचना हमने, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस थिक वायर। तो सेंटर से लेट इट बी आर डिस्टेंस तो है, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पर है जो वायर की इनसाइड है। कहां पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इनसाइड दिस थिक वायर, अंदर। थिन वायर का तो अंदर बाहर कुछ मतलब तो पतला ही एक लाइन ही है, बट ठीक है अगर तो बाहर भी पॉइंट है, अंदर भी कहीं भी निकाला जा सकता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉइंट। तो यहाँ पर हमको इसके इनसाइड पॉइंट बताना है। अब क्या करना पड़ेगा, पहला काम तो यही करना है, एम्पियर सर्किल लूप बनाना है। जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को लेकर सिमेट्रिकली लूप डिजाइन करना है। तो सिमेट्रिकल पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया, ये पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे, ठीक, ओके। अब हमें डीएल एलिमेंट लेंगे, वो तो इधर ही होगा, डीएल इस लाइन पे बनाना है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा क्योंकि अंदर जो भी करंट होगा, करंट तो पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरीवेयर करंट इज कमिंग आउटसाइड, बट ये जो भी होगा इधर की तरफ होगा। तो अब स्टेप देखिए, ये वही हो गया। अब आई इन जो है ये यहाँ पे मुद्दा है निकालने का। आई इन कैसे निकालूं, इसके अंदर कितना है, टोटल करंट गिवन है आई, आई वांट टू फाइंड करंट इनसाइड लूप, तभी तो इनक्लोज बाय द लूप आई इन बोलते हैं। तो कैसे निकालूंगा, अब यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो।
देखो कैसे, पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसमें करंट कितना है, आई। इस मतलब इतने एरिया में इतना करंट है, तो इतने छोटे से एरिया में कितना करंट होगा, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ध्यान रखना। तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट होगा, इस वाले पार्ट में कितना करंट होगा, हमें सिर्फ वही चाहिए। तो कितना होगा, दिस बाय दिस इनटू दिस, पढ़ा होगा बचपन में यूनिटी मेथड, ठीक है। तो ये आ गया आपका करंट इनसाइड दिस एम्पियर्स लूप। तो पाई से पाई कट गया, तो आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसी को बोलेंगे आई इन। समझ गया कैसे निकाला। तो करंट पूरा ऐसे आ रहा है, पूरे वायर से, इस तरह से पूरे वायर में से बाहर आ रहा है, पूरे में आई है, हमें चाहिए इतने पार्ट में कितना करंट बाहर आ रहा है। करंट इज कमिंग लाइक दिस, ये ऐसे नहीं जा रहा, करंट बाहर आ रहा है, ये लॉन्ग वायर है, ऐसे जो लॉन्ग वायर था उसको मैंने इस तरह दिखा रहा हूँ सिर्फ, सर्कुलर कॉइल मत समझना कि सर तो ये वाला करंटिंग बना रहे हैं ऐसे वाला, इट इज नॉट अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो इसमें ये आ गया करंट। अब इधर आ जाते फिर से डेरिवेशन देखना, स्टेप्स कुछ नहीं बदल रहा है। ये हो गया बीडीएल म्यू नॉट आई की जगह पे क्या लिखूंगा, आई इन की जगह पे, डन। इधर सब कुछ वही कहानी चल रही है, ये इंडिकेट होगा भी क्या बनेगा फिर से 2 पाई आर। अब आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अलग सा होगा, ठीक है। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ए आर से आर काटू, आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आया मैग्नेटिक फील्ड, इसको उस फॉर्म में लिखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई आर आर बाई आर स्क्वायर, ये आया इनसाइड का फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई तो रहता ही रहता लॉन्ग वायर का, आर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से इस सेंटर से अगर आप सरफेस पे पहुंचो तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो आज यहाँ कैपिटल आर पुट कर दो, तो आर से एक आर कैंसिल होके फिर से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई कैपिटल आर, वही सरफेस का फॉर्मूला इससे भी आ जाएगा, क्योंकि कॉमन है ना, सेंटर से जाओगे तो सरफेस पहुंच सकते हो, और बाहर को अगर लिमिटेड करो तो भी आप सरफेस पे आ सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या क्या बता दिया मैंने, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है। देखिए इसका ग्राफ भी कई बार आ जाता है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। तो देखो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, बी प्रोपोर्शनल टू आर, देखिए फॉर्मूला बी प्रोपोर्शनल टू आर, आर कौन है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे जाएगा, ये सरफेस पे इतना रहा। उसके बाद क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। तो ये कर्व फिर ये वाला ऐसे जाएगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और आर स्क्वायर, इस तरह का कर्व बनता है। ये आपका सरफेस वाला रहा। सरफेस का क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड, वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई कैपिटल आर, रेडियस वाला जी। तो सेंटर से जब तक हम सरफेस पर जा रहे हैं इस तरह से पहले डायरेक्ट मोशन रहेगा, फिर इस तरह से इनवर्सली मोशन टू आर। क्लियर, क्लियर टू यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। तो थिक वायर का मैंने आपको बताया इनसाइड सरफेस आउटसाइड, सरफेस से आउटसाइड तक का फॉर्मूला वही म्यू नॉट अपॉन 4 पर दिमाग में सेट कर लेना, 2 आई बाई आर या डी डिस्टेंस लेना सेंटर से, इनसाइड में याद रखना आर बाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आर डिस्टेंस के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो ये थिक वायर का एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके मैंने बताया। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने करनी होंगी, ठीक है। तो दैट प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप सोचते थे दोबारा मीटिंग ज्वाइन करा के भाग लेते हैं, एक्चुअली मेरा टारगेट था आज यहाँ तक खत्म करना, क्योंकि ये फिर बीच में रह जाता है, फिर वो वीडियोज में प्रॉब्लम आती है। तो नाउ आप थोड़ा स्टडी करो, प्रॉब्लम्स करो यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, और क्लास में रेगुलर रहो, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया करो, कि शुरू में कोई काम की चीज बताता हूँ उसी समय आप लोग नहीं होते तो फिर दिक्कत हो जाती है। 6:05 के बाद मैं क्लास शुरू कर दूंगा, मतलब मैं तो आगे वेट कर रहा होता हूँ, 6:05 मतलब उससे 1 सेकंड में लेट नहीं करूँ, उसी समय मैं यहाँ बोलना शुरू कर दूंगा।
और अगले 5 मिनट में शुरू की इंपॉर्टेंट बात बता चुका होता हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, अभी मिलते हैं। एक मिनट रुको, मैं देख लूँ कौन कौन आया दोबारा और कौन कौन भाग गया मैदान छोड़ के। आयुषी, अभिचल, दिलप्रीत, हिमांशु, ज्योति, मौसमी, शिव्या, सुजल, सुनीता, चलो लगभग सारे लोग हैं। आई थिंक उमंग बेचारी चली गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने शुरू करवाया था एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे थिक वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हमने सीखा था, है ना। फॉर्मूला याद है ना, सरफेस और आउटसाइड का तो वही है, इन साइड का r/r² आ जाता है, ये याद है सबको अच्छे से, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, लाइक हमारे पास इस तरह की वायर है, ठीक है, ये रेडियस है r1 एंड दिस इज r2, तो करंट इस पार्ट से बाहर आ रहा है, करंट आई इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। और ये r1 रेडियस है एंड दिस इज r2, यहां पे लेता हूं r1, ठीक। समझ गए वायर कैसी सी होगी, मैं दिखाता हूं। ये इस तरह की लॉन्ग वायर है, करंट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दीज 3 पार्ट्स। ये अंदर से खोखला है, सेंटर वाला पार्ट, इस तरह की वायर है, समझ गए। तो पूरा वो नहीं, बीच में से हॉलो पार्ट है, मतलब कटिंग पार्ट है। अब इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ को डायरेक्टली देखें अगर हम, तो अगर हमें आउटसाइड सेंटर से r डिस्टेंस आउटसाइड निकालना हो, यानी r इज ग्रेटर देन r2, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, है ना। आउटसाइड का एम्पियर सर्किटल लॉ बनाएंगे, जरा इमेजिन करना, डायरेक्ट में लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं लिख दूं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना, बस हमने उन डेरिवेशन को यूज करना है। तो इस जगह पे अगर एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसे बनाएंगे हम क्लोज करके, रिमेंबर करना, तो b into 2 pi r आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, म्यू नॉट I इन, इसके अंदर पूरा करंट, पूरा का पूरा वायर इसके अंदर ही है, तो I इन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by r, जिसको हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं। सरफेस पे चाहिए यहाँ पर, तो r इक्वल्स टू r2 होगा, तो r इक्वल्स टू r2 होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by रेडियस की जगह पे r2 आ जाएगा। तो बाहर तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट, है ना। प्रॉब्लम आएगी हमें यहाँ पर, अगर मैं बोलूं एक ऐसा पॉइंट, लाइक देखना, यहां पर कहीं बीच में निकालना चाहता हूँ, इस जगह ये है r डिस्टेंस, यहाँ पे, यानी r इज ग्रेटर देन r1 एंड लेस देन r2 है, r1 से तो बड़ा है और r2 से कम है, ये पॉइंट इन बिटवीन जो पार्ट ऑफ द सर्कल है वहां पे एम्पियर सर्किट लॉ बनाएंगे, ये सर्किट एम्पियर सर्किट बन गया। अब देखो बी डीएल तो वही रहना है यार, तो b इंटू 2 पाई r लिख दिया मैंने लो, और म्यू नॉट आई इन चाहिए, सारा लफड़ा आई इन का है। आई इन क्या होगा, यानी इस पर्टिकुलर पार्ट में कितना करंट है वो निकालना है, तो हम क्या करें भाई, तो देखिए जरा, वही अपना यूटिलिटी मेथड, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होता है, इस पूरे पार्ट का एरिया कितना होता है, इस वाले पार्ट क्या होगा एरिया, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, इसमें करंट कितना है, आई है, व्हाट इज द करंट इन दिस पार्ट, इस वाले एरिया में कितना होगा, ये वाला, यही तो, क्योंकि इधर तो करंट है ही नहीं ना, सिर्फ इतने पार्ट में करंट है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, यही एरिया होगा ना, पाई r स्क्वायर पूरा हो गया, उसमें से माइनस कर दिया ये वाला पाई r1 स्क्वायर,
ऐसे निकालते हैं ना मैथ्स में, थोड़ा बहुत पता होगा आपको। इस पूरे एरिया में से, ये पूरा सर्कल में से ये वाला छोटा माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये वाला इस पार्ट का। तो इसमें करंट कितना होगा, तो दिस बाय दिस इनटू दिस करते हैं, पाई पाई गया कट, और यही पूरा का पूरा जो आएगा दिस इज योर आई इन। यहां पुट कर दो बस, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, बाद में 2 पाई आर नीचे भेज देना। देख रहे हो ना कैसे एम्पीयर सर्कल यूज कर रहे हैं, तो ये समझ लेना इस बीच वाले। और अगर अंदर पूछ ले यहाँ पर बिल्कुल इनसाइड, यानी इस पॉइंट पे आर लेस देन आर वन, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितने लोग बता सकते हो, लिखो आंसर बताओ जल्दी से। कितना होगा, कोई बताएगा? विचल, दिलप्रीत, हिमांशु, कृति, सुमेधा, सुजल, कोई बताओ भाई। शव्या, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? 0, क्योंकि यहाँ पर जब अंदर निकालोगे और आप अगर सर्किटल लॉ बनाएंगे तो इसके अंदर तो करंट ही नहीं है, करंट कहाँ पर है, बाहर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके अब देखिए इस पे लॉन्ग वायर का मैंने बताया। एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहता हूँ इस तरह का, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। कि हमारे पास ये वायर है, ठीक, रेडियस इस पार्ट का आर है, ये सेंटर है, करंट आई है, तो करंट हर जगह से जा रहा था, ठीक। अब क्या हुआ, ये लॉन्ग वायर है, ध्यान रखना, सर्कल में समझ लेना, यहां से पार्ट कट कर दिया गया, इस बार सेंटर से नहीं, यहां से कट कर दिया गया, यानी ये पार्ट में कोई करंट नहीं है, ऑल करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ द वायर इज एलिमिनेटेड। पहले पूरा आई जा रहा था, उसमें से एक यहाँ पर एक पार्ट जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से तक आर था, तो इट्स रेडियस विल बी आर बाई 2, दिस पार्ट इज एलिमिनेटेड। मतलब जैसे कोई भी थिक वायर था, एक किनारे से पूरी लंबाई से वो पार्ट निकाल दिया पाइप की तरह ही, यानी सामने से देखेंगे तो वायर ऐसा से दिखेगा, ऐसा ये पार्ट निकाल दिया गया, करंट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दीज पार्ट्स, समझिए। अब पूछा गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वायर की वजह से कितना होगा, यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक। अब इनसाइड तो दूर की बात है, सरफेस पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना। जरा देखें आप लोग कैसा होगा, क्या तरीका है वो देखें। जो वायर था वो तो ठीक है, जो पार्ट निकाला गया उसमें से कितना करंट बाहर चला गया होगा, क्योंकि जो पूरा क्रॉस सेक्शन था उसमें करंट आई था, इतना पार्ट जब बाहर निकाल दोगे आप तो कुछ करंट कम हो जाएगा ना, तो कितना करंट बाहर निकला, यानी इस पार्ट में कितना करंट रहा होगा वो हम निकाले। तो पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर में करंट आई था, तो इस पार्ट का एरिया कितना है। अभी मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहां पे डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट, तभी मैं यूनिटी मेथड अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो इस पार्ट में कितना करंट होगा, अगर हम गैस कैलकुलेट करें तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया है ये, क्योंकि रेडियस कितना है आर बाई 2, तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर बाई 2 का स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इस पार्ट में करंट कितना हो जाएगा, तो आई बाई दिस इंटू
तो करंट इस पार्ट में जो निकला है वो I बाई 4 बाहर आ गया। अब क्या करना है देखना, नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो पहले जो वायर था बिना कटे हुए, जब वो कटा हुआ नहीं था तब मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा होगा, इस पे V1 कैलकुलेट करो। तो सरफेस पे बताना है ना, तो लॉन्ग वायर की सरफेस का यही फॉर्मूला होता है, सरफेस और आउटसाइड का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई सेंटर से वहां का डिस्टेंस, दैट इज आर 2I बाई d फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इस पार्ट का आ गया मैग्नेटिक फील्ड V2। अब जो ये पार्ट जो एलिमिनेट किया ना, जो एलिमिनेट किया उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना रहा होगा, अगर सिर्फ वो अकेला होता वहां पे तो वो भी लॉन्ग वायर है, उसके आउटसाइड पॉइंट पे बताना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, I कितना है इसमें, I बाई 4 डिवाइडेड बाई सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, मैंने बताया था सरफेस, वायर के सरफेस से लेके आउटसाइड कहीं पर भी जाओगे तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंसेस लेने होते हैं। इनसाइड का आप देख लिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2I बाई 4 और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, R बाई 2 प्लस R, 3R बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, I बाई 3R आएगा। ठीक है ना कैलकुलेशन। अब बच्चों ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को जरा देखें। ये जो था इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, क्योंकि करंट इज कमिंग आउटसाइड, यहाँ पे निकाला तो किधर आएगा, नीचे की तरफ V1। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि ये पार्ट जो था जब पहले था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे आता, लेकिन चूंकि पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी एलिमिनेट होगा। तो जो डायरेक्शन आपका वायर होते हुए होता उसका अपोजिट करना है आपने। अपोजिट किधर आ जाएगा मेरे बच्चों, मतलब अगर ये वायर होता तो नीचे ही आता ना, उसका जस्ट रिवर्स करना है। मैं ये वर्ड नहीं बोलूंगा कि सबट्रैक्ट करना है उस मैग्नेटिक फील्ड से उसको सबट्रैक्ट, क्योंकि वेक्टर थिंग्स है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तब क्या करोगे। तो आपको दूसरे वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको रिवर्स कर देना पहले तो। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी B1 यहाँ पे तो B2 जो एलिमिनेटेड पार्ट है उसके मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करना है, रिमेंबर इट। ओके, नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1। अब देख रहे हो वेक्टर एडिशन में अपोजिट है तो माइनस करना है, B1 माइनस B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by R minus mu naught upon 4 pi I by 3R. After solving this, you will find magnetic field at this point due to the system after that portion is eliminated from the thick wire. समझ में आई बात, क्लियर। इसी का बस एक पार्ट और देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां निकालना हो, ये ध्यान से समझना जरा, इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट है, आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखना ध्यान से सब लोग, इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, वही होगा, डायरेक्शन ये होगा, देख लीजिए करंट इज कमिंग आउट, पॉइंट इज हियर इन दिस डायरेक्शन। अब इस वाले की वजह से वहां निकालना है, तो सेंटर से वो डिस्टेंस होगा ये, दिस विल बी द डिस्टेंस। वायर अगर है पॉइंट यहाँ तो ये डिस्टेंस लेंगे ना, समझ गए, यहाँ था तो ये डिस्टेंस दिया था, यहाँ पर है वो पॉइंट, दिस विल बी द डिस्टेंस। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड 2I by 4 तक तो ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालूं ये वाला मैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम। कोई बता दो कितना आएगा यार, हाथ वाथ चलाओ थोड़ा। ये डिस्टेंस दैट विल बी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4, है ना, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 90 का वो बन रहा है, और एक 5R स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा R रूट 5 बाई 2, R रूट 5 बाई 2 विल बी दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2I बाई 4 और R रूट 5 बाई 2,
ये 2 जाके फिर कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा r√5। लो भैया मल्टीपल आ गया। अब B2 का डायरेक्शन क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू पहले इधर होता, इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर होता, पहले वो बना लूं मैं, लेकिन उसको रिवर्स करना है। ये अब इसका रिजल्टेंट निकाल दो, समझ गए। तो रिजल्टेंट निकालेंगे, सोचोगे सर ये एंगल कैसे निकालेंगे, है ना, यही सोच रहे हो। मैथ्स वाले लोग हो तो डरते क्यों, 90 हो गया, ये एंगल चाहिए, ये भी 90 है, ये थीटा होगा, ये 90 है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो टोटल एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। थीटा फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट, तो थीटा इससे कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा वैसे, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos एंगल 180 माइनस थीटा, वैसे तो टोटल एंगल 90 माइनस थीटा वही लिख दिया, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा, तो नेट इज इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b1 b2 cos थीटा। cos थीटा सोच रहे हो कहां से आएगा, cos थीटा ट्रायंगल देखो ना यार, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है r, हाइपोटेन्यूज क्या निकाला था ये r√5/2, तो आंसर हो जाएगा 2/√5। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है आईटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। मेडिकल वाले सोच रहे होंगे हम क्या करें भाई, हमें तो करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बढ़ाना है ना, ये इंक्रीज करना है ना, किसी एबीसीडी सीख के रह जाओगे, टॉप करना है ना वंशिका, एम्स नंबर 1 रैंक। नथिंग सिमिलर, फेस इज लॉन्ग। ओके चलो भाई, ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, अब आपका प्रॉपर जो हमारे तो लॉन्ग वायर्स का थिक वायर्स का सिचुएशन बताया, और इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड एक मतलब इंडक्टर याद है, तो आपको नहीं पता होगा इंडक्टर वगैरह, है ना। तो खैर देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड, उसमें क्या होता है, और लॉन्ग सोलेनोइड की हम बात करेंगे। इस तरह का ये क्वाइलिंग कर दीजिए ऐसे, लेंथ वाइज हमने इसको फैला दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का सेकंड लास्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन खत्म कर दूंगा। ये लेंथ वैसे तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बट इट इज लॉन्ग सोलेनोइड की बात चल रही है। लॉन्ग का मतलब समझ गया ना, कहां तक, इनफाइनाइट, करंट इज गोइंग लाइक दिस, हर एक में ऐसे ऐसे आ रहा होगा नीचे की तरफ घूम घूम के, समझ गए, जैसे यही है, इसी के ऊपर वायर लपेट दें अगर हम, तो सोलेनोइड बन जाता है। इसी को आगे चल के एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। वो देखा होगा ना, हीटर, हीटर वगैरह में देखा है वो, जिसपे आग जल रही होती है लाइट सी, ऐसे से क्वाइलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। क्वाइल होता है कि एक ही जगह पे टर्न बना दी उसी के ऊपर, लेंथ नहीं बढ़ने देते उसका। सोलेनोइड में ये लेंथ के अलाउंग ये फैल जाता है, ठीक है। और सोलेनोइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये एंड पे क्लॉक करंट कैसा है देख रहे हो, कैसा करंट दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे साउथ पोल है, और इस साइड आपका फिर आएगा नॉर्थ पोल, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो होती हैं इसकी बिल्कुल उसकी तरह होती है, बार मैग्नेट की तरह, जैसे उसका होता है, बना के दिखाऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, सेंटर पे तो ऐसे ही होगा स्ट्रेट, ऐसे है ना, ये सॉलिड वाला छोटा सा बना देता हूँ,
ऐसी होती हैं। बार मैग्नेट का जैसे जैसे होता है, साउथ से एंटर, नॉर्थ से बाहर आती है, फिर घूम के फिर ऐसे आ जाती है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट असली ये होता है। अगर बार मैग्नेट नहीं मिल रहा है और उसका काम आप यूज करना चाहते हैं बार मैग्नेट की तरह, तो यू कैन टेक सोलेनाइड, तुरंत मैग्नेट बना लोगे आप। वायर लपेटो, करंट भेज दो, बस एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, ठीक है। और करंट भेज के और फिर एक आयरन का टुकड़ा लाओ, देखना अट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है। सारे इफेक्ट्स यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो खैर, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर लाइन पे है, सिर्फ वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, दाएं बाएं वाला नहीं। आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, एक्सिस पे कितना होगा। अब एमपीएस लूप के हिसाब से करंट हर एक कॉइल में आई होगी, जा रहा है, आई ही घूम रहा है हर जगह, और इसमें दिया हुआ है n, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग बोल दिया गया ना, तो 5 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 5 इंटू एन। 2 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 2 इंटू एन। ऐसे ऐसे आप करके नंबर ऑफ टर्न्स पर्टिकुलर लेंथ में आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब कैसे निकाले भाई, एमपीएस लॉ यूज करते हैं, ये भी एक डेरिवेशन है, तो ध्यान से समझ लेना। जैसे सिलेबसेस में काफी कुछ कटे हुए हैं, फिर भी चलो एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पे लूप ऐसा बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एंगल्स आर डिफरेंट। यहाँ पे इस तरह का एमपीएस लूप बनाता हूं मैं, ऐसे पी क्यू आर एस। देख रहे हैं लूप कैसे होगा, जरा देखना। जैसे ये है ना, ऐसे एक रेक्टेंगल टाइप का, ऐसे इसका आधा पार्ट इनसाइड है, आधा बाहर है, ऐसे अंदर, ये यहाँ पे नहीं चिपका हुआ है, अंदर से एक्सिस पे, एक्सिस से घूमते हुए बाहर की तरफ आ रहा। 3D डायग्राम भी बना सकता ना, आपको लग रहा है बाहर है, तो नहीं, ऐसा है ना, ऐसे अंदर सेंटर पे और ऐसे बाहर। ये देखिए आप डायग्राम ऐसे, तो ये वाला पार्ट ऐसे है। अब इधर का रेक्टेंगल वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे समझिए आप ऐसे, ठीक है, अंदर इनसाइड से, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आई। अब चलो एमपीएस लूप को स्टार्ट करते हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बस एन है। चलो भाई शुरू करते हैं। बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन। अब यहाँ पर अगर एक ही कर्व होता पूरा, जैसे अभी तक हमने किया, सब सर्कल से सारे काम चल रहे थे, 2 पाई आर, बट यहाँ पे 4 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, दिस 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 एंड दिस। तो एक तो आपको डीएल यहाँ पर लेना पड़ेगा, DL1 ले लो, एक यहाँ पर DL2 ले लो, एक यहाँ पर DL3 ले लो, एक यहाँ पे ले लो DL4। ये एलिमेंट्स है हमारे, हर पार्ट के अलग अलग, तो 4 पार्ट से ब्रेक करूंगा। बी डॉट DL1 P से Q प्लस बी डॉट DL2 Q से R प्लस, अब क्लोज को 4 पार्ट में कवर कर रहे हैं, R2S DL3 S2P म्यू नॉट आई इन, ठीक। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो देखो बी और डीएल इस वाले में एंगल दोनों के बीच का 0 है ना, तो यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, क्या लिख सकते हैं उसको, थोड़ा इधर जगह बना लेता हूँ, एक आपको आयल का टर्म मिटा देता हूँ, ठीक है। पहला वाला पार्ट या यहाँ लिख दूं, दिख रहा है, दिख तो रहा ही है तुम लोगों को, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पी क्यू
तो पहले वाले में देखें तो ये आ जाएगा P से Q वाला आ जाएगा BDL1 प्लस सेकेंड वाले में देखें सेकेंड वाले में देखिए बच्चों, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और ये DL इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 होगा ना, B इधर जा रहा है और DL इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री, दैट विल बी 0। थर्ड वन, इस वाले में देखो क्या होगा, अब B वहां पर है ही नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, फिर बहुत दूर जाके होता है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये 0 होने की वजह से ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख देना थीटा 0 है और थीटा 90 है इसलिए हुआ, यहाँ पे B 0 है इसलिए 0 हुआ, और थर्ड ये वाला B इधर DL नीचे, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, थीटा इज 90 और यहाँ पे B इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू बचा म्यू नॉट आई इन। देखो इतनी मेहनत की ये वाला लिखना, उसके बाद सब 0 0 होके खत्म हो गए, बचा क्या हमारे पास BDL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन, B बाहर आ गया, DL1, अब देख लो अगला स्टेप, वैसे टाइम थोड़ा सा, DL1 इंटीग्रेट करूंगा तो P से Q तक, मान लिया ये लेंथ L है पूरा यहाँ से आता है, तो DL1 इंटीग्रेट होगा कितना बनेगा L। अब मुझे चाहिए आई इन, मतलब ये जो लूप था इसके अंदर कितना करंट है, समझे, मतलब बाहर का कुछ नहीं चाहिए, जैसे ये कॉइल है 4 टर्न है, मान लो मेरा लूप यहाँ तक है 2, तो टर्न्स 2 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो 2 आ जाएगा, वहां पे 2i, i इंटू आई 2i, इस लूप के अंदर मान लो 4 के चारों हैं या 3 आ रहे हैं, देख रहे हो 1 2 3, तो i कितने आ गए 3i, तो नंबर ऑफ टर्न्स इतने लेंथ में कितना होगा, हाउ मेनी टर्न्स विल बी देयर इन L लेंथ, N into L will be the number of turns and every turns current कितना कैरी कर रहा है I, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा I in NLI। फिर से समझो, N is the number of turns per unit length, मतलब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स N है, हर एक टर्न में करंट I है, समझना, पहले L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे वो निकालें, तो कितना होगा N into L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, L लेंथ में कॉइल हमने बनाया हुआ है, कॉइल सॉरी वो एम्पियर्स लूप, तो N into L हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, इफ एवरी टर्न करंट कितना कैरी कर रहा है I, तो कितने करंट हो जाएंगे इसके अंदर, इतने पार्ट, मान लो 1 2 3 4 5 है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए तो 5i, कितने टर्न्स है वैसे NL, तो NL into I इज द करंट इन आ जाएगा, उसके अंदर कितना करंट, बाहर कितना जा रहा है इधर कितना जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें I इन से मतलब है। तो बच्चों देखो आ गया आपका L से L जाएगा कट, मैग्नेटिक फील्ड आ गया mu naught N I, this is a magnetic field due to long solenoid, mu naught N I, N is the number of turns per unit length, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया हमने, तो ये रहा इसका डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और याद भी रखना बड़ा छोटा सा फॉर्मूला mu naught N I, क्लियर। अब मीटिंग ओवर हो जाएगी तो फिर से आना है, आज ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया लगभग, 2 4 10 बातें और बतानी है, ठीक है, क्लियर टू यू। मान लो लॉन्ग सोलेनोइड का दे दिया जाए कि पर्टिकुलर लेंथ में इतने टर्न्स है, ऐसे तो दे सकते हैं, L लेंथ में N टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट N I होता था, म्यू नॉट N I बाय L, N क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स, जब बोल दिया जाए लॉन्ग सोलेनोइड है, वैसे तो 10 मीटर में 50 टर्न है, बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितना हो गया, तो 50 टर्न्स 10 मीटर तो 50 बाई 10 यानी कि 5 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग सोलेनोइड का। अगर कोई सोलेनोइड को सोलेनोइड में बोल रहा हूँ टॉरॉइड मतलब कि
इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें, बताना मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलेनोइड इज डबल्ड, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड? बताओ जरा आंसर जल्दी से। वंशिका 4 times, अभिचल 2 times. If the number of turns of a solenoid is doubled, क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिए। If the number of turns of a solenoid is doubled, then क्या होगा आंसर? देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स जब डबल करोगे ना, ऐसे नहीं चलेगा, दो ऑप्शन टिक लगाओ क्या? नंबर ऑफ टर्न्स डबल करे हुए तो लेंथ भी डबल हो जाएगा। जैसे देखना, हमारे पास ये सोलेनोइड है, कितने टर्न्स है? 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ टर्न्स डबल करना है, अब ये हो गया डबल, कितने हो गए? 8 हो गए ना टर्न्स। लेंथ भी क्या हुआ? डबल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपको बोला जाए 10 टर्न्स का सोलेनोइड है, मान लो आपने बाउंड किया इतनी दूर तक, मतलब 20 टर्न्स का सोलेनोइड बनाओ उसी वायर का, सेम एरिया सेम कॉल, कुछ तो नहीं बदलना है। तो जब कॉइलिंग करोगे 20 तक पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ विल आल्सो गेट डबल। समझ गए? वायर की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अब देखो, ये 2 टर्न्स का सोलेनोइड है, एक बार वायर गया एक बार वायर गया, इतनी थिकनेस आ रही है। और 3 टर्न्स का देखो इतना हो गया, 4 ले लेंगे और बढ़ जाएगा, तो डबल किया तो लेंथ विल आल्सो गेट डबल। तो बाय दिस फॉर्मूला बी, अब कितना हो जाएगा? बी डैश म्यू नॉट 2ni by 2l, so magnetic field will remain same, no effect। समझे? मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब कुछ हो जाए। अगला सुनिए, बोलो बोलो, क्या बोलना है? बोल ही क्या सकते हो भाई। हाफ, हाफ कैसे होगा? नंबर ऑफ टर्न्स डबल, लेंथ भी डबल, तो 2 2 कट जाएगा ना। ठीक है, मैं कुछ गलत कहा क्या? अरे तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब ये समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे होगा 2ni by 2l, ठीक है। ठीक है वंशिका, इसमें कोई तुम्हें वो है क्या ऑब्जेक्शन? दोबारा बताऊं? देखो भाई, कोई भी कॉइलिंग हम कर रहे हैं, मान लो ये सोलेनोइड है, कितने टर्न है दिख रहे हैं ना? 1 2 3 4, तो लेंथ मान लो ये एल है। अब मैं इस टर्न्स को डबल कर रहा हूं, ये अब कितने टर्न्स हो गए? 8 हुए, तो लेंथ भी तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, ये है देखो, ऐसा। अब ये देखिए, एक सोलेनोइड इतनी थिकनेस है, 3 टर्न्स है ना? ये 3 है, लेंथ देख रहे हो? लेंथ मेजर कर लेना कितना है। अब इसको और मैं बढ़ाता हूँ, 1 2 3। अब देखिए, मैंने कितने टर्न्स कर दिए? 6। डबल हो गया कि नहीं लेंथ?
ये वाला लेंथ, अगर वायर ना ना ना, तो बच्चों ये हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला देखना, अब मैं अगर क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूँ, सोलेनोइड इज स्ट्रेच्ड टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, सोलेनोइड को स्ट्रेच कर दिया डबल ऑफ इट्स लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोला, लेंथ एल था, इसको खींच के इसके लेंथ को डबल कर दिया 2l। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड? सोलेनोइड इज स्ट्रेच्ड टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो जब सोलेनोइड में गैप्स होते हैं ना, मैं बता देता हूं, जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो अंदर का गैप्स बढ़ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही रहते हैं। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ इफेक्टेड होगा, ना कि आपका नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि जो वायर होता था रेजिस्टेंस वाला, उसको स्ट्रेच करते हैं ना जब, तो उसका एरिया पे फर्क पड़ता है, नहीं पे फर्क नहीं, हाफ हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने इसको खींचा ऐसे गैप बढ़ जाएगा इसके अंदर, तो लेंथ डबल हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स वही रहेंगे, इट इज एक्सटेंसिबल थिंग, तो बी रहता है म्यू नॉट एन आई बाई एल। अब कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स वही, लेंथ कितना हो गया 2l, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ d बाई 2, लेंथ को स्ट्रेच करके हमने डबल कर दिया, डन। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनना आप सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि सोलेनोइड इज सोलेनोइड का क्या किया गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बाय कॉइलिंग वन ऑन अदर without changing its length. Number of turns of a solenoid is doubled. Number of turn double किया by coiling one on another without changing its length in the same manner. What will be the effect of magnetic field? यानी कि इस बार solenoid था, ठीक है, अब आगे नहीं जाना है नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने के लिए, इसी के ऊपर हमने सेम मैनर में कॉइलिंग की, मतलब कि वायर यहां तक खींच के ले गए, वायर इधर लाए, फिर रिकॉइलिंग कर दी, उसके ऊपर ये ऐसे डबल लेयर का बन गया बाय कॉइलिंग वन ऑन अदर इन द सेम मैनर। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, बताओ जरा सब लोग, बताइए बच्चों। नंबर ऑफ टर्न्स डबल किया लेकिन लेंथ वही रहा, तो सिंपल है म्यू नॉट एन आई बाई एल, और बाद का क्या हो जाएगा म्यू नॉट when I by L, so that is 2b, magnetic field will be doubled, yes, in the same manner। अब यही क्वेश्चन बोला गया कि coiling on one another in opposite manner। अपोजिट मैनर का मतलब क्या हुआ, देखो सेम मैनर में ऐसे कॉइल करके ले गए, एंड पे उसको खींच के इधर ले आए, फिर उसके ऊपर कॉइलिंग उसी सेंस में कर दिया। अभी ऐसा नहीं, इधर से कॉइलिंग करके गए, उधर से उल्टा घुमा के इधर ला दिया, तो आधे में करंट ऐसे क्लॉकवाइज है तो उधर से घूम के आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अपोजिट मैनर का मतलब ये होता है, इस लेयर में करंट अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो जो उसके ऊपर वाला लेयर है, क्योंकि उधर से वापस आया तो करंट ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यहाँ पर बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? यस, पहले ये होगा, पहले लेयर का इधर आएगा, दूसरे लेयर का इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाद में, पहले तो ये था, बाद वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर हम उसका अपोजिट मैनर में कॉइलिंग करते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलेनोइड है, एन टर्न्स है, जो भी है, हमने क्या किया, रिकॉइलिंग करी उसकी। सोलेनोइड इज रिकॉइल्ड, पहले तो लिख देता हूं, सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स L था, लेंथ L था, मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई बाई L। अब इसको रिकॉइल किया गया, रीबाउंड या रिकॉइल कर दो, उसमें क्या किया गया, कीपिंग इट्स रेडियस हाफ, solenoid is opened and recoiled, making its radius of cross section
ये वाला रेडियस जो पहले r था उसको आधा कर दिया गया, देन व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, रिकॉइलिंग कर दी गई। ठीक, सोचो जरा क्या हो सकता है। देखना, ये सोलेनोइड था, छोटा सा बना रहा हूं, ये इसके टर्न्स हैं, बिल्कुल आपस में चिपके हुए टर्न्स हैं। तो ये जो भी है, जिस वायर से ये बना होता है उस वायर का लेंथ कितना होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट वायर, ये 2 पाई आर एक का और नंबर ऑफ टर्न्स, तो लेंथ ऑफ वायर वो एल, वो होता है, क्या होता है, n into 2 pi r, r is the radius of this। चलिए ये बात समझना। अब हमने क्या किया, रीबाउंड किया, तो अब इसका लेंथ ज्यादा दूर तक जाएगा ना, तो अब इसका नंबर ऑफ टर्न्स n डैश, पहले n था, और वायर का लेंथ तो वही है ना, उसी वायर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो व्हाट इज द लेंथ नाउ, हम क्या लिख सकते हैं, n डैश इंटू 2 पाई r by 2, यानी पहले वाला रेडियस r था, अभी कितना यूज किया, r by 2। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, तो n into 2 pi r equals to n dash into 2 pi r by 2, 2 pi r cancel, तो n dash by 2 equals to n, तो n dash is equal to 2n, यानी कि रेडियस अगर हाफ करूं तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगे, दैट विल बी n dash। तो याद रख कि रेडियस अगर हम हाफ करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आ गया ये। अब इस लेंथ की बात भी करनी पड़ेगी, भाई लेंथ कितना हुआ, लेंथ मतलब ये वाला, ये है तो उस वायर का लेंथ है जिससे वो बना हुआ है। लंबी वायर ले ली हमने, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, लेट्स सी दिस, ये है वो कैपिटल एल, ये जिससे सोलेनोइड बना हुआ है, वो एल ये वाला है, ठीक है, और ये ऐसे सोलेनोइड बन रहा है। अब मुझे निकालना है सोलेनोइड का लेंथ, यानी ये वाला लेंथ, ये यहां से आती है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एल, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो जरा देखिए मेरे बच्चों, वो कैसे निकालूंगा बताना जरा, कैसे होगा, क्या होता है, ये जो वायर है इसकी थिकनेस तो सेम है ना, थिकनेस सेम है, तो इसका लेंथ कैसे आता है, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैं बोलूं लेंथ कैसे आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू थिकनेस, ठीक है, दैट इज एल आएगा। तो पहले एल कितना था, थिकनेस तो सेम है, तो थिकनेस को टी लिखूं अगर मैं, तो थिकनेस कैसे आएगा, मतलब लेंथ आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टी, जो एल होता है। लेंथ ऑफ सोलेनोइड एक टर्न है, 10 टर्न है, एक की थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, तो 10 टर्न होंगे तो टोटल कितना आएगा, ये समझ गए ना थिकनेस, ये वायर की थिकनेस, जैसे इसका 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आएगा, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो n इंटू थिकनेस ऑफ 1, ये एल रहा, एल डैश कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न n डैश इंटू थिकनेस, जो ये नया वाला टर्न एल डैश होगा, n डैश इंटू टी, n डैश कितना आ चुका था, थिकनेस वही रहेगी कांस्टेंट, तो ये क्या रहा, n डैश इक्वल टू 2n, l डैश इज इक्वल टू 2 into l, यानी लेंथ ऑफ सोलेनोइड, दिस लेंथ विल बी डबल्ड, ठीक है, ये t को याद रख लेना। थिकनेस ऑफ वायर जो सोलेनोइड बनाने में यूज किया गया, जैसे इस समय ये थिकनेस है एक वायर की, तो लेंथ कैसे आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टी, कितने टर्न्स है, 1 2 3 4, और थिकनेस हर एक की 2 सेंटीमीटर, तो 4 into 2 8 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड, तो द लेंथ विल बिकम 12। अब मैग्नेटिक फील्ड देख लो भैया,
म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया था 2n आई, लेंथ कितना हो गया 2l, तो म्यू नॉट एन आई बाई एल। देखा तो गलती तो नहीं, क्या रहा नंबर ऑफ टर्म्स डबल हुआ और फाइनली लेंथ भी डबल हो गया। तो यानी अगर आप रिकॉइल करके, जैसे ये बड़े क्रॉस सेक्शन का है, छोटे क्रॉस सेक्शन का बनाओ, उसी वायर से अगर दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हो, लेंथ वायर का सेम रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रेडियस को 1/3 करते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स 3 टाइम्स होंगे, लेंथ विल बी 3 टाइम्स। तो वैसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, अदरवाइज आप याद रखना रिकॉइलिंग करने पे मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इन द सेम लेवल पे आज हमने फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कॉइल्स, कॉइल के एक्सिस पे, और उसका थिक लॉन्ग वायर्स और सोलेनोइड, ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट मैग्नेटिक फोर्सेस। वो बड़ा आसान पार्ट है और ज्यादा उसमें डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, बट ज्यादातर क्वेश्चन उस पार्ट से ज्यादा आते हैं, इधर से भी आते हैं बट आजकल उधर से ज्यादा पूछते हैं। तो आज का ये हमारा जो पार्ट है फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव फिनिश्ड। और इसे प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करना इज वेरी टफ थिंग। 3-4 पार्ट्स है, सेगमेंट्स, स्ट्रेट वायर, याद है ना ये सारा कुछ, तो पढ़ते रहो और रेगुलर क्लास में रहो। जो भी क्लासेस मिस करता है उसके लिए फिर आगे समझना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए रेगुलरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अपना नेट वगैरह रिचार्ज कर लिया करो क्लास के पहले, क्लास में बैठने से पहले। ठीक है, 21 रुपए वाला रिचार्ज कर लिया करो। और हाँ, जिन लोगों का +1 की क्लास की टाइमिंग तो वही है 5 से 6, 6 से 7 आपका सेम डे अब है। अब मैंने क्लासेस कर दी है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोनों, +1 +2 एक साथ। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ 5 बजे से। ठीक है, 5 बजे से यही खड़ा हूँ मैं, देख लो 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जरूर याद करते रहा करो, क्वेश्चंस वगैरह पूछा करो, बताया करो। ठीक है, हाँ आ जाओ, कोचिंग में मैं हूँ, आ जाओ। ठीक है, जिनको भी आना हो आ जाओ, आई एम देयर ओनली। बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय।